भारत माता की। भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं दिल्ली के प्रभारी आदरणीय नितिन जी, श्री आर के सिन्हा जी, श्रीमान नवजोत जी, श्रीमान रामलाल जी, और दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी के पास विजय ही विजय है। विजय जी गोयल, विजय जी मल्होत्रा, विजेंद्र गुप्ता, विजय शर्मा, सारे विजय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास है। भाइयों बहनों, दिल्ली के इतिहास में कभी भी किसी भी राजनीतिक दल का इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली वालों ने देखा नहीं होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हर छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को अंतःकरण पूर्वक बधाई देता हूं। मैं दिल्ली वासियों का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने हिंदुस्तान के सामने एक नया इतिहास आज यहां पर खड़ा कर दिया है। मैं वरुण देवता का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि वरुण देवता की कृपा है, वरना ये महीना चमचमाती धूप का महीना होता है। ऐसी चमचमाती धूप के महीने में ऐसी शीतल छाया वरुण देवता की हमें कृपा के बिना नहीं मिल सकती है। इसलिए परमात्मा का भी मैं प्रणाम करके वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, दुनिया में सरकारें देश की ताकत दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जो सरकारों के बोझ के नीचे दब गया है। अकेले दिल्ली में कितनी सरकारें हैं। दिल्ली प्रदेश में भी एक सरकार, उस सरकार में भी एक मां की सरकार, एक बेटे की सरकार, नई दिल्ली में भी ढेर सारी सरकारें, और नई दिल्ली में तो मां की भी, बेटे की भी एक नई सरकार है, दामाद इससे भी आगे गठबंधन में भी यूपीए के जितने वो दल भी गवर्नमेंट विधि अपने दलों की एक अलग सरकार चला रहे हैं। यूपीए के साथी दल
हर दल का नेता सरकार के भीतर अपने दल का प्रधानमंत्री मानता है। इतना ही नहीं, दिल्ली में एक यूपीए की गठबंधन सरकार भी है और उस गठबंधन के सरकार के प्रधानमंत्री सरदार है, पर असरदार नहीं। मित्रों, इतना ही नहीं, दिल्ली का हाल यह है कि एक के सामने एक सरकार खड़ी है। हर डिपार्टमेंट एक अलग सरकार बन गया है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के खिलाफ जैसे कोई दूसरे पार्टी की सरकार हो ऐसा आचरण करती है। हर सरकार दिल्ली की ही एनवायरमेंट मिनिस्ट्री वाली सरकार से परेशान है। भाइयों बहनों, एक बात निश्चित है कि गठबंधन की सरकार बनती है अंक गणित के हिसाब से, लेकिन गठबंधन की सरकारें चलती हैं केमिस्ट्री के हिसाब से। अंक गणित सरकार बनाने के लिए काम आता है, लेकिन जब तक केमिस्ट्री मैच नहीं होती है वो सरकार चल नहीं पाती है, लोगों का भला नहीं कर पाती है, एक ऑर्गेनिक एंटिटी नहीं बनती है। वो एक असेंबल स्वार्थवश इकट्ठे हुए लोगों का जमघट हुआ करती है। भाइयों बहनों, आज जो दिल्ली में यूपीए की जो गठबंधन सरकार है, वो गठबंधन सरकार 5-5 तो है, 7-7 नहीं है। अटल आडवाणी जी के नेतृत्व में एनडीए की जो गठबंधन की सरकार थी, वे 7-7 चलती थी, निर्धारित राह पर चलती थी और राष्ट्र के लिए मंजिलों को पार करती करती देश को आगे बढ़ाती थी। लेकिन यूपीए की सरकार, गठबंधन में जुड़े लोग 5-5 तो है, लेकिन अपनी अपनी राह पर चलते हैं, अपनी अपनी दिशाओं को चला रहे हैं और उसके कारण देश किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ता है। भाइयों बहनों, मैं कभी कभी सोचता हूं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे सुखी अगर कोई मुख्यमंत्री है तो ये आपके दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री है। सबसे सुखी। सुबह शाम उनको रिबन काटने के सिवाय कोई काम नहीं होता है। न उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखना पड़ता है, न उनको एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होता है, न उनको इरिगेशन की चिंता होती है, न उनको मछुआरों का काम होता है। और अगर कहीं दिल्ली में कोई रास्ते पर गड्ढे हैं तो सिर्फ एक बयान देना पड़ता है कि ये तो कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है तो इतना ही कहना होता है ये तो दिल्ली की केंद्र सरकार के पास पुलिस है, उनका कोई दायित्व ही नहीं है। शायद देश में ये अकेले मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जिनके पास सिवाय रिबन काटने को और हर समस्या के लिए कोई न कोई बलि का बकरा उनको मिल जाता है। इतना ही नहीं,
जब दिल्ली में निर्दोष बालिकाओं पर बलात्कार होते हैं, निर्भया जैसी घटनाओं का सिलसिला चलता है, तो ये मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि मैं भी एक मां हूं, मां के नाते किसी भी बेटी पे अत्याचार हो तो मुझे पीड़ा होती है। और फिर कहते हैं कि मैं मां के नाते सभी बेटियों को सलाह देती हूं कि शाम को घर जल्दी जल्दी लौट आओ। ये तो हर मां कह सकती है। हर परिवार में बाप और मां, भाई बहन सब कहते हैं आप तो मुख्यमंत्री है, आपका कोई दायित्व है कि नहीं है, आपकी कोई जिम्मेवारी है कि नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये बात सही है कि दिल्ली में जो बैठे हुए मुख्यमंत्री जी हैं, उनको कोई कठिनाई नहीं है, कोई काम का उनको हिसाब नहीं देना है, कोई जिम्मेवारी निभाने की जरूरत नहीं है। या तो दोष ऊपर दे दो या दोष नीचे दे दो, यही उनका कारोबार है। भाइयों बहनों, आज देश भ्रष्टाचार की भयानक, खौफनाक संकट से गुजर रहा है। मित्रों, आज जो देश में भ्रष्टाचार जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, जिस गहराई को छू रहा है, जिस व्यापकता को छू रहा है, उसने न सिर्फ तिजोरी पे असर है, हिंदुस्तान के नौजवानों के भविष्य के लिए सवाल या निशान पैदा कर दिया है। देश के भविष्य के साथ संकट पैदा हुआ है। मित्रों, कॉमनवेल्थ गेम के भ्रष्टाचार की चर्चा बहुत होती है, और शीला जी को पूछो तो कह रही है कि वो तो कमेटी बन गई थी, कमेटी ने किया, कमेटी जाने। अगर अच्छा होता तो वो गोल्ड मेडल लेने के लिए, तस्वीर निकालने के लिए तो पहुंच जाती, लेकिन इतना बड़ा भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। और भाइयों बहनों, कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले को सिर्फ रुपयों पैसों के घोटाले तक सीमित अर्थ में न देखा जाए। कॉमनवेल्थ के घोटाले ने न सिर्फ तिजोरी लूट, हिंदुस्तान की इज्जत को लूट लिया है। देश के भविष्य को लूटा है। भारत के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को उन्होंने लूटा है। और इसलिए भाइयों बहनों, दुनिया का हर देश अगर उस देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल का अवसर मिलता है तो वो अपने देश के ब्रांडिंग के लिए उसका भरपूर उपयोग करता है। खेल के माध्यम से सारी दुनिया में वो अपना ब्रांडिंग करता है। आप साउथ कोरिया की घटना देखिए। साउथ कोरिया में वो एक डेवलपिंग कंट्री रहा, लेकिन जब उन्हें ओलंपिक खेल करने का अवसर मिला तो सारी दुनिया में कोरिया ने अपना लोहा मनवा लिया। सारी दुनिया का ध्यान कोरिया की अंतर्भूत ताकत की तरफ गया और उस एक ओलंपिक गेम के कारण कोरिया की विकास यात्रा का नक्शा बदल गया, गति बदल गई, राह बदल गई। मित्रों, इतना ही नहीं, चाइना में ओलंपिक हुआ था पहले, उस खेल के माध्यम से उन्होंने चाइना का ब्रांडिंग किया, सारी दुनिया को दिखाई चाइना की ताकत। और आज दुनिया मिलिट्री पावर को
इकोनॉमिक पावर को जितना तवज्जो देती है उससे ज्यादा सॉफ्ट पावर को भी तवज्जो देती है। खोल कूद के माध्यम से दुनिया में देश अपने सॉफ्ट पावर की ताकत का परिचय दिलवाता है। हमें एक अच्छा अवसर मिला था, वो अवसर हमने गंवा दिया। और इसलिए मैं कहता हूं, ये डाका सिर्फ तिजोरी पर डाला गया इतना नहीं, ये डाका हिंदुस्तान को आने वाले 20 साल के भाग्य पर इन्होंने ताला लगा दिया। भाइयों बहनों, आए दिन सुप्रीम कोर्ट से आपका पूरा हो जाए उसके बाद मैं मेरा शुरू करूंगा। हो गया पूरा? हो गया? भारत माता की। मित्रों, कृपा करके जो पीछे बैठे हैं उनको सुनने दीजिए। आपका हौस, उत्साह, उमंग ये मीडिया ने नोट कर लिया है, अब ज्यादा नहीं करने की जरूरत। ये टीवी वालों ने भी आपके दृश्य कवर कर लिए, देश ने देख लिया है। अब आप शांत रहेंगे? मैं बोलूं? जमकर के बोलूं? आपके दिल की आवाज उठाऊं? आपके सपनों को शब्दों में रखूं? तो आप मेरी मदद कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, आए दिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट, आए दिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कड़ाई से कार्रवाई करती है, कठोर से कठोर शब्दों का उपयोग करती है। लेकिन ये ऐसी आदत हो गई है दिल्ली में बैठे हुए राजनेताओं को, पूरे कांग्रेस को, कांग्रेस के साथी दलों को भ्रष्टाचार की ऐसी आदत हो गई है कि जैसे एक शराबी को शराब पीने की लत लग जाती है, कितना ही कहो वो बंद करने को तैयार नहीं होता है। एक बार एक शराबी सुबह से ही बोतल खोल के बैठ गया, अखबार पढ़ रहा था। इत्तेफाक से उस दिन अखबार में शराब पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा था। तो उसकी बीवी ने देखा, बीवी ने कहा कि देखिए, ये पढ़िए, अब बंद कीजिए। देखिए, अखबार कहता है कि शराब पीने से नुकसान होता है, इसको बंद कीजिए। तो उस शराबी ने दूसरे दिन क्या किया? अखबार ही बंद कर दिया। बीबी ने पूछा, कि अखबार क्यों नहीं आया? बोले, तुमने ही तो कहा था कि बंद करो। जो अखबार कहता है शराब पीना खराब है, अखबार ही बंद कर दो। मित्रों, ये दिल्ली की सरकार ऐसी है, जब भ्रष्टाचार में फंस जाती है तो भ्रष्टाचार का उपाय खोजने के बजाय काम करना ही बंद कर देती है। पूरी तरह दिल्ली की सरकार को लकवा मार गया है। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के देश की भलाई के लिए निर्णय करने की उनकी तैयारी नहीं है। मैं बहुत छोटा था, एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, एक अचानक मुझे जाना पड़ा, मैं दिल्ली आ रहा था। उस समय
एसी वेसी तो हमारे नसीब में नहीं था, रिजर्वेशन क्या होता है मालूम नहीं होता था। एक परिचित मिल गए तो एक टिकट चेकर को उसने परिचय करवा दिया, देखिए भाई ये समाज का काम करते हैं, एक आध बर्थ उनको मिल जाए। मैं आबू रोड पहुंचा, तब तक उन्होंने मुझे बर्थ नहीं दिया। रात के 11 बज गए। मैं उसको रिक्वेस्ट करता रहा, मैंने कहा भाई बर्थ तो दीजिए। बोले आबू के बाद दूंगा। मैंने कहा आबू में तो तुम्हारी नौकरी छूट जाती है, दूसरा आएगा। तो बोले दूसरा देगा। मैंने कहा आप क्यों नहीं देते? बोले मेरे नियम है कि मैं पैसे लिए बिना कोई काम नहीं करता हूं और आपसे पैसे ले नहीं सकता हूं, और इसलिए मैं मेरा नियम तोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं आबू से उतर जाऊंगा, जो दूसरा आएगा वो ये काम कर देगा। पूरी सरकार जो दिल्ली में बैठी है उसको ये आदत लग गई है, और उसके कारण भाइयों बहनों वो कोई भी निर्णय करने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं तब मैं आपको कहना चाहता हूं, एनडीए की सरकार अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में 6 साल का वो कार्यकाल हमने देखा है। आप किसी भी पैमाने पर आप अगर उस सरकार को देखोगे तो उन्होंने हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों पार करने का प्रयास किया है। लेकिन आज जो यूपीए सरकार है वो सिर्फ गांधी भक्ति में डूबी हुई है। उनका एक ही मकसद है, गांधी भक्ति करना। और ये गांधी भक्ति का मतलब ये है कि गांधी छाप हजार हजार की जो नोटें होती हैं वो टन टन के रूप में उठा उठा करके ले जाना, ये इनकी गांधी भक्ति है। गांधी छाप नोटों के ढेर, और वो गिनती के हिसाब से नहीं है, लाखों करोड़ों में लिखते 000 करते जाओगे तो जनपद तक पहुंचोगे तब भी फिगर पूरा नहीं होता है। इसलिए टन के हिसाब से अब करप्शन की बात करनी पड़ रही है। वो इतने टन ले गया, वो इतने टन ले गया, और इस प्रकार से ये नई गांधी भक्ति, इसी में ये यूपीए डूबा हुआ है। भाइयों बहनों, देश आजाद हुआ, हमें स्वराज्य मिला, इतने साल हो गए, लेकिन ये देश सुराज्य के लिए तरस रहा है। देश को सुराज्य कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज चारों तरफ गुड गवर्नेंस की मांग उठी है। सभी समस्याओं का समाधान करना है तो उसका राजमार्ग है गुड गवर्नेंस, सुशासन, सुराज्य। ये एक ऐसा राज्य मार्ग है जो हमें समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और यूपीए के साथियों को कुशासन की आदत लगी हुई है। भाइयों बहनों, ये कुशासन जो है ना, वो डायबिटीज जैसा है। कितना ही स्वस्थ इंसान क्यों न हो, लेकिन अगर एक बार उसके शरीर में डायबिटीज नाम का अगर राज रोग घुस गया तो फिर एक के बाद एक अनेक नई बीमारियां उस शरीर में प्रवेश कर जाती है। डायबिटीज आया नहीं कि बाद में बीमारियों की कतार लगी नहीं। बीमारियां एक के बाद एक उस पूरे शरीर को नोच लेती है, खत्म कर देती है। ये कुशासन भी ये डायबिटीज जैसी बीमारी है। एक बार शासन व्यवस्था में कुशासन अगर पगडंडा जमा देता है
तो बुराइयां भी आती हैं, बीमारियां भी आती हैं और वो देश कभी उससे उठता नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी पहली शर्त यह है कि हम देश को सुशासन का संकल्प दें। एनडीए ने देश को सुराज्य का, सुशासन का अनुभव कराया था। आने वाले दिनों में हमने सुशासन का, सुराज्य का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, जो देश हमारे बाद पैदा हुए, हमसे छोटे थे, संसाधन कम थे, उसके बाद भी उनके पास विजन था, आगे बढ़ने का संकल्प था। और छोटे छोटे देश हमारे बाद आजाद हुए, लेकिन आज वो दुनिया के समृद्ध देशों की तरह अपनी जगह बना ली है। दुनिया तेज गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन हम ही हैं जो तेज गति से पीछे जा रहे हैं। दुनिया के अंदर 125 करोड़ का देश एक हंसी मजाक का कारण बन चुका है। और इसलिए भाइयों, हमारे सामने आगे बढ़ने का संकल्प आवश्यक है। आप देखिए भाइयों बहनों, जब एनडीए की सरकार थी, मेरे देश के नौजवानों, आपका भविष्य किसके हाथों में सलामत है? आप रोजगार के लिए दर दर कब तक भटकते रहोगे? आप अपने मां बाप के पास हाथ फैला करके कब तक आए दिन पैसे मांगते रहोगे? मेरे देश के नौजवान, आप कब सम्मान से जी पाओगे? हमारे देश के नौजवान को रोजगार चाहिए, वो मेहनत करने के लिए तैयार है, वो परिश्रम करने के लिए तैयार है, वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। लेकिन ये यूपीए सरकार देश के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, ये एनडीए की सरकार जब थी, तब हिंदुस्तान में रोजगार देने का दर 42% था। आज यूपीए आने के बाद 11-12 में वो 38% हो गया है। जब अटल जी की सरकार थी, 6 साल में 6 करोड़ लोगों को रोजगार दिया था। और जब यूपीए की सरकार आई 2004 से 2009, सिर्फ 27 लाख लोगों को रोजगार दिया। आप मुझे बताइए मेरे नौजवान मित्रों, क्या ये कांग्रेस के हाथ में देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है? सुरक्षित है? सुरक्षित है? नौजवानों, आपके भविष्य के लिए इस कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प करो। इस दिल्ली की सरकार को, यूपीए की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प करो। भाइयों बहनों, कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी, आप यूपीए की आलोचना तो करते हो, आप क्या करोगे? मैं कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, आप जानकर के हैरान हो जाओगे। आपके दिल्ली में, देश की राजनीति में, राजधानी में बिजली नहीं है। आपको अंधेरे से जूझना पड़ता है। अस्पताल में ऑपरेशन चल रहा है, बिजली गुल हो जा रही है। प्रधानमंत्री तक के घर में जनरेटर लगाने पड़ते हैं। देश के अनेक राज्य अंधेरे में डूबे हुए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, दूसरी तस्वीर देखो। इस देश में 20,000 मेगावाट से ज्यादा
बिजली के कारखाने तैयार हैं, लेकिन बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। 75,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लागत लग चुकी है। एक तरफ बिजली के कारखाने पड़े हैं, दूसरी तरफ अंधेरा छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार के पास न दिशा है, न दृष्टि है, और अगर पैसे नहीं तो फाइल पे साइन भी नहीं हो रही है। और उसके कारण इन बिजली के कारखानों को न कोयला मिल रहा है, न गैस मिल रहा है। बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। क्या भाइयों बहनों, क्या इन बिजली के कारखानों को चालू करने के लिए कोई नया विजन चाहिए? क्या 20,000 मेगावाट बिजली ट्रांसमिशन लगा करके हिंदुस्तान के शहरों को, गांवों को पहुंचाने के लिए कोई बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन की जरूरत होती है क्या? जरूरत होती इरादों की। इरादे नेक होने चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए। अपने आप देश और दुनिया बदली जा सकती है, ये चाहिए मित्रों। आपके पास नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आज भाइयों बहनों, मैं आज ये यूपीए सरकार अगर कुछ भी अच्छा प्रदर्शन दिखाती है, आप लिख करके चलिए, वो उन्हीं डिपार्टमेंट को अच्छा प्रदर्शन बता पाती हैं जो डिपार्टमेंट राज्यों के हवाले हैं। राज्यों का जो परफॉर्मेंस होता है उसी का टोटल लगा करके दिल्ली वाले अपनी वाहवाही पीठ थपा रहे हैं। मैं आज उनके पास जो डिपार्टमेंट है, जो सिर्फ भारत सरकार के पास डिपार्टमेंट है, उनका जिक्र करना चाहता हूं। रेलवे कोई राज्यों का रोल नहीं है, सीधा सीधा दिल्ली सरकार के ताबे में है। आप देखिए मित्रों, ये रेलवे 1980 में हिंदुस्तान में रेलवे 61,000 किलोमीटर थी और 31 ईयर में उसमें इजाफा सिर्फ 3,000 किलोमीटर का हुआ। ये देखिए यूपीए सरकार की बात, देश की सरकारों की बात। 1980 में 61,000 रेलवे थी, पिछले 31 साल में 3,000 किलोमीटर लंबाई में इजाफा हुआ। और चाइना में 50,000 किलोमीटर थी 1980 में। आज चाइना के पास, हमसे भी चाइना आगे निकल गया। हमने 31 साल में 3,000 किलोमीटर रेलवे डाली, चाइना ने 31 साल में 11,000 किलोमीटर नई रेल लाइन डाली। इतना ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से, स्पीड की दृष्टि से आज चाइना की रेलवे जापान के साथ स्पर्धा कर रही है, जबकि हम अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं भाइयों, नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे भारत सरकार के कब्जे में है। नेशनल हाईवे का क्या हाल हुआ है? अभी यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है और यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जब एनडीए की सरकार थी, 6 साल में 24,000 किलोमीटर की सड़कें बनी थी, लेकिन यूपीए ने 9 वर्ष में सिर्फ 16,000 किलोमीटर सड़कें बनाई है। डूब मरो दिल्ली का इतना बड़ा शासन लेके बैठे हो, आप देश को सड़क नहीं दे पा रहे हो। हवाई जहाज का हाल देखो, एविएशन इनके पास है। भाइयों बहनों,
ये दिल्ली में यूपीए की सरकार बनने के बाद 2007 से 2013 इनके भ्रष्टाचार के कारण एविएशन में 53,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 7 साल में 53,000 करोड़ का घाटा और 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हुआ। हिंदुस्तान के एविएशन सेक्टर जो दिल्ली की सरकार के ताबे में है, 53,000 करोड़ का घाटा, 1 लाख करोड़ का कर्ज। और भाइयों बहनों, ये हवाई जहाज वालों को मुक्त करने के लिए, गरीबों को पैसा देने के लिए जो तैयार नहीं है, इन्होंने हवाई जहाज की मुक्ति के लिए 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। आप देखिए इनकी प्रायोरिटी क्या है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये यूपीए सरकार किसी भी हालत में देश का भला नहीं कर सकती है। और भाइयों बहनों, पिछले 2-3 दिन में जो घटनाएं घटी हैं, उस पर मैं गंभीरता से कुछ बात बताना चाहता हूं। हमें खबर पड़ी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुनिए दोस्तों। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में हैं। वे अमेरिका में अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा के सामने बैठे थे। ओबामा को मिले और प्रेसिडेंट ओबामा को उन्होंने कहा, 125 करोड़ देश का प्रधानमंत्री, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत रखने वाला देश, उस देश के प्रधानमंत्री ओबामा के सामने बैठ करके गिड़गिड़ाते हैं और कह रहे हैं, ओबामा जी, मैं हिंदुस्तान से आया हूं, मैं गरीब देश का प्रधानमंत्री हूं, मेरा देश गरीब है। प्रधानमंत्री जी, आपने ओबामा के सामने वही किया जो हिंदुस्तान में कुछ फिल्म मेकर जो हैं, हमारे देश की गरीबी को दुनिया में बेचते हैं और अवार्ड ले आते हैं। हमारी झुग्गी झुपड़ी दुनिया को दिखाते हैं और अवार्ड ले आते हैं। आप भी उनके रास्ते पर चल पड़े। आपने दुनिया में जाकर के हमारे देश की गरीबी का मार्केटिंग किया। अरे प्रधानमंत्री जी, जरा शान से खड़े होते और ओबामा के सामने कहते, हिंदुस्तान वो देश है जिसके 65% लोग 35 से कम आयु के हैं। मेरा देश नौजवान देश है। गिड़गिड़ा रहे हो, माथा शर्म से झुक जाता है दोस्तों। और प्रधानमंत्री जी, आपने ओबामा को बताया कि हमारा देश गरीब है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो आपने गरीब कहा, वो स्टेट ऑफ माइंड है क्या? क्योंकि शहजादे ने डेफिनेशन की है, वो शहजादे की डेफिनेशन है कि गरीबी ये तो स्टेट ऑफ माइंड है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपने जो ओबामा को कहा कि मेरा देश गरीब है, वो प्रधानमंत्री जी, वो किस गरीबी की आपने बात की है? शहजादे वाली गरीबी की या हमारे गली मोहल्ले में दिखने वाली गरीबी की? देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, आप आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मिलने वाले हैं। नवाज शरीफ को मिल रहे हो। नवाज शरीफ भी बड़े गर्मजोशी से आपको मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, इस देश को शक है कि आप
नवाज शरीफ से क्या बातें करेंगे, पाक प्रधानमंत्री से क्या बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे देशवासियों, मैं एक मेरी पीड़ा की बात बताना चाहता हूं, जो मेरे दिल को चोट पहुंची है, और वो चोट हर हिंदुस्तान को पहुंचना बहुत स्वाभाविक है। वो चोट ये है कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों को नाश्ते पर बुलाया था। बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं दोस्तों, उनको नाश्ते पर बुलाया था, और जहां हिंदुस्तान के पत्रकार मौजूद थे, नवाज शरीफ की मिठाई खा रहे थे। उस समय बहुत गंभीर बात कर रहा हूं दोस्तों, सुनिए, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं दोस्तों, प्लीज दोस्तों, आपके दिल को चोट पहुंचेगी ऐसी बात बता रहा हूं। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो, और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता, हिंदुस्तान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हम 125 करोड़ एक है, वयम पंचाधिकम शतम। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा। और मैं उन पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, मैं जानता नहीं वो कौन पत्रकार थे, लेकिन मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे, और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे, और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते। जो भी पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके मेरे देश के प्रधानमंत्री के अपमान की बात सुन रहे थे, वे पत्रकार भी मेरे देश की जनता को जवाब दें। देश की इज्जत होती है, देश का स्वाभिमान होता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की धरती पर हमारे राजनीतिक विरोध है, वैचारिक विरोध है, देश की बर्बादी की हमें पीड़ा है। हम लड़ेंगे, मरेंगे, घर में करेंगे। दुनिया के किसी देश को मेरे देश पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, ये नवाज शरीफ, इसमें ये हिम्मत आई कहां से? नवाज शरीफ ने, उनसे बुजुर्ग हैं हमारे प्रधानमंत्री, उम्र की भी इज्जत न की,
और ऐसे हल्के शब्द प्रयोग करने की हिम्मत आई कहां से? ये हिम्मत इसलिए आई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की उनकी पार्टी में ही इज्जत को मिट्टी में मिला दिया गया। उन्हीं पार्टी का नेता देश के प्रधानमंत्री को नॉनसेंस कहे तो दुनिया में उसको इज्जत कहां से मिलेगी? मित्रों, अगर मैं देहाती भाषा में कहूं, गांव की भाषा में कहूं, तो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष ने भारत के प्रधानमंत्री की पगड़ी उछाल दी है, पगड़ी उछाल दी है। और जब देश में आप ही आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करोगे तो नवाज शरीफ क्यों करेगा? कितना बड़ा पाप किया है आपने। प्रधानमंत्री जी, आज आप नवाज शरीफ को मिलने वाले हैं। देश को शक है प्रधानमंत्री जी कि आप नवाज शरीफ के सामने सर ऊंचा उठा करके, सीना तान करके ऊंची आवाज से बोल पाओगे कि नहीं, क्योंकि कुछ वर्षों से बोलने की आदत आपकी चली गई है। देश को शक है कि आप पाकिस्तान के सामने बैठ करके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान को कब वापस मिलेगा, उसकी तारीख की चर्चा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, देश को शक है। प्रधानमंत्री जी, देश को शक है कि आप जब नवाज शरीफ से मिलोगे तो हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाओं को पाकिस्तान की मदद बंद होगी या नहीं होगी, इसका कोई फैसला करवा पाओगे न करवा पाओगे, ये देश को शक है। प्रधानमंत्री जी, आज आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल रहे हो। आप पाकिस्तान से प्रधानमंत्री से हिंदुस्तान के सैनिकों को गोलियों से भून दिया जाता है, सिपाहियों को मारा जाता है, उसके खिलाफ आप आवाज उठा पाओगे नहीं उठा पाओगे, इस देश को शक है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हो, तब मेरे देश के उन सैनिकों की विधवा, मेरे देश के उन सैनिकों की बूढ़ी मां चीख चीख करके आपसे कह रही है, आप और कुछ ला पाओ या ना ले पाओ, लेकिन मेरे सेना के जवानों के सर काट करके ले गए हैं, उन सर को वापस लेकर के आना। आप अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करते हो, हिंदुस्तान के सैनिकों के कटे हुए सर, ये अगर आप वापस लाओगे, हिंदुस्तान का सर ऊंचा जाएगा। मेरे देश के जवान हिंदुस्तान के लिए मर मिटने के लिए एक नया हौसला, नई ताकत पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, मुझे मालूम नहीं कि आप तक उन विधवा की आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। प्रधानमंत्री जी, मुझे शक है कि आपके कानों तक जिन सैनिकों का सर काट लिया गया, उनकी बूढ़ी मां की आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। और इसलिए प्रधानमंत्री, आपसे मैं कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, 2 दिन पूर्व हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी। आज देश में परिवारशाही
और लोकशाही के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया है। भाइयों बहनों, परिवारशाही लोकशाही का गला घोंटने पर उतारू है। भाइयों बहनों, परिवारशाही लोकशाही को दबोचने के लिए उतारू है और तब जाकर के देश की जनता को फैसला करना है कि यह देश संविधान के अनुसार चलेगा कि शहजादे की इच्छा के अनुसार चलेगा। देश लोकतंत्री मर्यादाओं को लेकर के चलेगा कि शहजादे के विम पर चलेगा। इसका फैसला करने के मोड़ पर आज देश खड़ा है। भाइयों बहनों, ये परिवारशाही, ये शहजादे न सिर्फ प्रधानमंत्री की पगड़ी उछाल रहे हैं, भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं, भारत की संसद का अपमान कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, कैबिनेट नाम की भारत की व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं जरा यूपीए के साथी दिग्गजों से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जब G20 समिट से लौट के आ रहे थे तो उन्होंने तो घोषित कर दिया था कि वो अब किसके अंडर में काम करना चाहते हैं। शहजादे उनके बॉस हैं नए, ये उन्होंने घोषित कर दिया था और उन्होंने कह दिया था कि वो शहजादे के अंडर में काम करेंगे। लेकिन मैं यूपीए के साथी दलों के दिग्गजों से पूछना चाहता हूं, आप देश को बताओ, आप संविधान के अनुसार चलने चाहते हो कि शहजादे की इच्छा पर चलना चाहते हो? तय करना पड़ेगा। यूपीए के पार्टनर दलों के नेताओं को तय करना पड़ेगा कि वो शहजादे की इच्छा पर चलेंगे कि देश के संविधान के अनुसार चलेंगे। भाइयों बहनों, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, दागी लोगों को चुनाव से रोकने का निर्णय आया, भारतीय जनता पार्टी ने तहे दिल से इसका स्वागत किया। ऑल पार्टी मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख साफ किया था। पत्रकार वार्ता में साफ कह दिया था। राष्ट्रपति जी को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेतागिरी ने इस ऑर्डिनेंस पे हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया था। हम साफ थे, लेकिन आज विषय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का नहीं है। विषय यह है कि देश संविधान से चलेगा कि शहजादे से चलेगा, इसका फैसला करना है। कोई देश इस प्रकार से नहीं चल सकता है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में चुनाव आने वाला है। दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव है, 2014 में लोकसभा का भी चुनाव है। आपको तय करना है। 10 साल से देश यूपीए को झेल रहा है। हमने दिल्ली में डर्टी टीम के कारनामे देखे हैं। 2014 में देश को चाहिए एक ड्रीम टीम की आवश्यकता है। देश को ड्रीम टीम चाहिए, डर्टी टीम नहीं चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, ये डर्टी टीम को दफना करके, ये डर्टी टीम को उखाड़ कर फेंक करके ड्रीम टीम लेकर के हम 2014 में आए और देश को प्रगति की राह पर ले जाए। भाइयों बहनों, हमारे देश की आजादी को 65 साल से भी अधिक समय हो गया।
8-9 साल के बाद यह देश, इस देश की आजादी 75 साल की हो जाएगी। हमारे देश में जब 75 साल होते हैं तो हम अमृत महोत्सव मनाते हैं। 8-9 वर्ष के बाद हिंदुस्तान के जीवन में, भारत की आजादी के जीवन में अमृत महोत्सव का पर्व आने वाला है। अमृत महोत्सव आने वाला है। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि हम देश को अमृत महोत्सव तक पहुंचते पहुंचते कहां से कहां ले जाना चाहते हैं। क्या भाइयों बहनों, हमने जैसे दिन बिताए ऐसे दिन आगे बिताना चाहते हैं? तो भाइयों बहनों, हम संकल्प करें, देश का जब अमृत महोत्सव मने तब हमारा देश कैसा हो। आज भाइयों बहनों, देश के सामने, दिल्ली में बैठी हुई सरकार के सामने कोई सपने नहीं है। और मैं सिद्ध कर सकता हूं, यहां सब पंडित बैठे हैं, मेरे शब्द पर गौर कीजिए। आप देखिए, हमारे देश में जब रेल बजट आता है तो हम चर्चा क्या करते हैं? कितना किराया बढ़ा, कितना किराया कम हुआ। इससे आगे हमारी सोच नहीं है। जब देश का, तो हम चर्चा क्या करते हैं? कितना किराया बढ़ा, कितना किराया कम हुआ। इससे आगे हमारी सोच नहीं है। जब देश का बजट आता है तो हम टीवी मीडिया पर चर्चा करते हैं, सेंसेक्स कम हुआ, ज्यादा हुआ, इनकम टैक्स में रिलीफ मिला, नहीं मिला, इंपोर्ट करने में कोई राहत आई, नहीं आई। मित्रों, हमें कोई विजन नहीं होता है। इस देश का, यूपीए सरकार का पिछले 10 साल के सारे बजट देख लीजिए, एक भी विजन नहीं नजर आता है। इतना ही नहीं, प्लानिंग कमीशन के दस्तावेज देख लीजिए, सारे प्लानिंग कमीशन के दस्तावेज देख लीजिए, तारीख बदलते हैं, नारे बदलते हैं, अंदर का माल वैसा की वैसा पिछले 50 साल से परोस रहे हैं। देश को बड़े सपने चाहिए, देश को बड़े अरमान चाहिए। 125 करोड़ का देश है, 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए। हम सपना देखें कि जब देश अमृत महोत्सव बनाएगा तब इस देश की 75 से ऊपर की आयु का कोई इंसान परेशान नहीं होगा। देश जब 75 साल मनाएगा तब गरीब के घर में दोनों टाइम चूल्हा जलता होगा। देश जब 75 साल मनाएगा तब गरीब को रहने के लिए घर मिलेगा। देश जब 75 साल मनाएगा तब मेरे आदिवासियों को गर्व के साथ जीने का, शिक्षा का अवसर मिलेगा। देश जब 75 साल का होगा तब हिंदुस्तान के किसान को, गांव को, गरीब को, दलित को, पीड़ित को, शोषित को, वंचित को उसके हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। हर हक दरवाजे आकर के दस्तक देता होगा। ऐसा देश बनाना होगा। आगे चला जाता है। हर गांव अपने सपने ले, हर जिला अपना सपना तय करे और एक सामर्थ्य के साथ एक भव्य दिव्य हिंदुस्तान बनाने के लिए हम आगे बढ़ें। ये संकल्प के साथ आगे बढ़ें। और भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है हम इस काम को कर सकते हैं। भाइयों बहनों, मैं कुछ आज अपनी बात भी बताना चाहता हूं। दिल्ली में आया हूं, पहली बार इतने बड़ी विशाल संख्या को बोल रहा हूं, तो मैं कुछ अपनी बात भी आज बताना चाहता हूं। भारत के लोकतंत्र की ताकत देखिए मित्रों, भारत के लोकतंत्र की ताकत देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखिए, भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की उदारता देखिए। बचपन में जो इंसान रेलवे के डिब्बे में
चाय बेच करके अपना गुजारा करता था। ऐसे गरीब परिवार के एक बच्चे को आज आपने यहां बिठा दिया है। भाइयों बहनों, मैं मन से न कभी शासक था, न शासक हूं और न ही शासक बनने के सपने देखता हूं। मैं सिर्फ सेवक हूं। पहले भी सेवक था, आज भी सेवक हूं और कल भी आपका सेवक हूं। मैं नाथ नहीं, मैं दास हूं और दास बन करके आपकी सेवा करने के लिए आपको विश्वास देता हूं। भाइयों बहनों, आज पूरा देश सुन रहा है मुझे और मैं कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करिए। मेरे बीते हुए कल को तराशिए, मेरे काम पे भरोसा कीजिए, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, न नरेंद्र मोदी न भारतीय जनता पार्टी हम कभी भी आपका भरोसा तोड़ेंगे नहीं। हम कभी भी आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। आपके सपनों के लिए जिएंगे, आपके सपनों के लिए जूझेंगे और जरूरत पड़ी तो आपके सपनों के लिए अपने आप को खपा देंगे। ये संकल्प लेकर के चले हुए हैं। भाइयों बहनों, जब मैं आज आपके बीच खड़ा हूं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे मेरी पार्टी का एक चरित्र है, मेरी पार्टी के संस्कार हैं, अटल जी अडवाणी जैसे, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे अनेक महापुरुषों की उंगली पकड़ करके हमें चलने का, सीखने का अवसर मिला है। उन्होंने हमारा लालन पालन किया, उन्होंने हमारे जीवन को बनाया है और आज उसी चरित्र के लेकर के हम आपकी सेवा करने के लिए आगे आए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार का भी एक चरित्र होता है, सरकार की भी जिम्मेवारियां होती हैं, सरकार के भी संस्कार होते हैं और इसलिए करोड़ों देशवासियों, आज जब मैं सुन रहे हैं मुझे, तब मैं कहना चाहता हूं कि मेरे लिए सरकार का एक ही मजहब होता है, सरकार का एक ही मजहब होता है, सरकार का एक ही धर्म होता है और वो मजहब होता है नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, सरकार की एक ही होली बुक होती है और वो धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान। सरकार की एक ही भक्ति होती है, भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, 125 करोड़ की जनशक्ति। सरकार की एक ही पूजा होती है, 125 करोड़ भारतवासियों का कल्याण। सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ, सबका विकास।
हमें सबका विकास भी करना है, हमें सबका साथ भी लेना है। हम सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस समारोह में इतनी बड़ी मात्रा में और इतने प्यार से मित्रों, जहां मेरी नजर पहुंचे लोग ही लोग नजर आते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को जितनी बधाई दूं, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं आपकी जितनी तारीफ करूं, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। आपके गौरव के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए मैं आपसे एक नारा बुलवाता हूं, बोलोगे? दोनों मुट्ठी बंद करके ऊपर हाथ करके बोलोगे? भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका में ताकत मिले, उतनी ताकत से बोलोगे? भारत के प्रधानमंत्री का वहां हौसला बुलंद हो, दब न जाए, उस ताकत से बोलोगे? पक्का बोलोगे? बोलिए वंदे 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 वंदे। आया था दिल्ली ने धोखा, हो गए 15 साल। अरे कौन दिल्ली प्रदेश में भी एक सरकार